नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान मारूफ कव्वाल व गुलकार मसरूर फ़तेह अली ख़ान हैं, जो अपनी खूबसूरत गायकी की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जाने जाते हैं। हमारा खुशदिली से इस्तकबाल करने के बाद उन्होंने मौसीकी और गायकी की बारीकियों के बारे में क्या कहा, आप भी जानिए। अच्छा, मसरूर फ़तेह अली ख़ान साहब, कव्वाली कैसे शुरू की? कव्वाली जी, ये कोई मैं बाय बर्थ आर्टिस्ट नहीं हूँ और ना मुझे बचपन से गाने का शौक था। तो एक एक्सीडेंटल सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से मैं सिंगर बन गया। वो सिचुएशन क्या थी? तो ड्यूरिंग स्टडी जैसे लोग एक कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, जैसे हमारे स्कूल्स में बस में अदब हुआ करती थी, उस लेवल पे भी मैंने नहीं गाया। मैंने कॉलेज में आके कॉलेज से इसका स्टार्ट किया। तो फिर मुझे दोस्त कहने लगे कि यार तुम अच्छा गाते हो, तुम गाओ। मैंने कहा नहीं भाई, पहले मैं एजुकेशन, फिर उसके बाद फिर वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं इस पैशन में आया। बचपन में कभी गुनगुनाने का शौक था या कभी गुनगुनाया तो लोग क्या कहते थे? कभी भी नहीं कभी भी नहीं गुनगुनाया। यानी गुनगुनाया भी कॉलेज के दौर में आके? हाँ जी, कॉलेज के दौर में। और जो बचपन में वो मुझे लेक्चर देने का बड़ा शौक था। मैं चबूतरे पे खड़ा होकर लोगों को बुलाता था, इधर आओ इधर आओ। मैं ये बात बताता हूँ, मैं आपको मून के बारे में बताता हूँ, आपको जो जुपिटर है उसके बारे में बताता हूँ। तो वो कहते थे ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, हमारी समझ से बाहर है। तो गाने का शौक नहीं था, उतना नहीं था। उतना। अच्छा, फिर कैसे पता चला कि आप बहुत अच्छे कव्वाल बन सकते हैं? वो कॉलेज में मैंने एक दमस कलंदर 92 में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का एक नंबर आया था, दमस कलंदर। तो वो सुनी, उनकी आवाज़ का जो जादू और जो सोलफुल जिसे कहते हैं ना, उनकी आवाज़ सोलफुल थी। वहाँ से फिर मैंने सुनता गया, एक बार सुनी, दो बार सुनी, चार बार सुनी। वो फिर मैंने 10,382 दफ़ा मैंने उस कव्वाली को सुना। 10,382 मुझे अभी फिगर याद है, यानी 10,382। फिर वो कैफियत आप पर तारी हो? हाँ, वो पता नहीं क्या हुआ, वो इस तरह जैसे कि कोई कंसीविंग फीलिंग्स आप में पैदा होती है या कोई ऊपर से चीज़। वो फिर तो मैंने गाया तो वो कहने लगे यार तुम्हारी आवाज़ खान साहब से बड़ी मिलती है। मैंने कहा यार मैंने नहीं देखा। तो आफ्टर FSC और फिर BSc, उसके बाद फिर मैंने कहा यार ये ऐसा बात है। अच्छा, जॉब मैंने की एक मल्टीनेशनल कंपनी थी उस पर। तो वहाँ से फिर मुझे शौक जो था वो बढ़ता गया। तो गोरों की कंपनी थी मल्टीनेशनल, वहाँ मैंने परफॉर्म किया। वो जितनी मेरी सैलरी थी उस जो 92 में या 94 की बात है, 4 और 5 के मिड में, तो वो मैंने परफॉर्म किया और उन्होंने उस वक़्त वो मुझे $1,000 इनाम दिया। वो मैंने देखा, ये फिर मैंने मल्टीप्लाई किया अपनी सैलरी से। मैंने कहा ये बेहतर है गाना। अच्छा, बेहतर है। अब नुसरत फ़तेह अली ख़ान जी जी, अब वो आप पर कैफियत तारी हो गई और आपकी आवाज़ वाकई ऐसे ही लगता है कि जैसे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी आवाज़ है नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब आप गाते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत करीब करीब उनके हमें लगता है, किसी वक्त तो ऐसे लगता है कि जैसे वो गा रहे हैं। तो कव्वाल तो और बहुत सारे भी हैं। जी जी, ठीक है ना, तो ये कैफियत ही क्यों तारी आप पर हुई? आपने किसी और को कॉपी क्यों नहीं किया? मैं कॉपी बेसिकली करता ही नहीं। ये आपकी नेचुरल है? नेचुरली मेरे भी वोकल कॉर्ड, आप ये कह सकते हैं कि उनके और मेरे वोकल कॉर्ड्स जो है ना, वोकल कॉर्ड्स वो सिंक हो गए हैं। यही बात है। जिस तरह वो एक ताले की चाबी बनाए, 100 के बाद वो चाबी आखिरी ताले पर लग जाती है, इसी तरह होता है कि ये वोकल कॉर्ड जो है वो सिंक हो गए हैं और कुछ भी नहीं इतना। जिंदगी में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से मुलाकात हुई? जी जी, उनसे मैंने 5 साल सीखा खान साहब से। अच्छा, हाँ जी। तो वो क्या कहते थे आपके बारे में? सिखाते थे, कहना क्या था उन्होंने। माशाल्लाह बड़े हम्बल पर्सनैलिटी थे और क्रिएटिव पर्सनैलिटी थी म्यूज़िक के बारे में। जब आपको सुनते थे, चूँकि आप जब इंसान किसी को सुने और उसकी आवाज़ करीब तरीन उसके अपने करीब हो तो डेफिनेटली एक ज़्यादा लगाव भी हो जाता है। जी जी, तो वो यही कहते थे कि बेटा मेहनत करें, इसको सीखें प्रॉपर तरीके से। जिस तरह आप
एजुकेशन लेते हैं या साइंस पढ़ते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या इस तरह, ये भी एक ऐसा ही काम है कि इसको सीखना पड़ता है। आप बगैर सीखने से आप इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, आपको ये चीज़ें आप इन पे अबूर हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने फ्यूजन के भी एक्सपेरिमेंट किए और मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना खान साहब का, तो वो कहा ये करते थे कि मैं ठीक हूँ, कव्वाल भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा एक समझे म्यूजिशियन भी हूँ। वो जो म्यूजिशियन वाली जो सिनफ है उसके अंदर वो बड़ी महारत रखते थे। तो डेफिनेटली उन्होंने मुख्तलिफ स्टाइल में गाया, उन्होंने कव्वाली भी गाई, उन्होंने फिल्म का भी म्यूज़िक दिया और सिंगिंग भी की। आपको अगर मैं देखता हूँ, मैंने आपकी बहुत सारी यूट्यूब पे भी चीज़ें देखी हैं जो ऑलरेडी मौजूद भी हैं, तो आप एक जगह ऐसे लगता है कि जैसे शायद थम से गए हैं, यानी नुसरत फ़तेह अली साहब का गाया हुआ। आगे जो क्रिएशन का स्टेप था जो उन्होंने आपसे कहा, जैसे अभी आपने कहा कि क्रिएट करें, सोचें और एक्सपेरिमेंट करें, आप उस तरह क्यों नहीं गए? वो असल में अब ये देखिए, एक प्राइवेट चैनल के लिए मेरा एक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ, वो तकरीबन 46 मिलियंस में गया। बड़ा माशाल्लाह एक ड्रामा प्राइवेट चैनल का था, वो बड़ा हिट हुआ मेरा सॉन्ग सुन साइयां के नाम से। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल एक कह लें कि आप इसमें कंपोजिशंस में जिद्दत ली, एक्सपेरिमेंट किया कि यार मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, तो उस अपनी वोकल को यूटिलाइज किया और अब वो नए नए जो रास्ते खुल रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। यानी वोकल का एक सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है, माइक पे वोकल चेंज हो गया। तो वो पहले हम इंस्पिरेशन लेते थे या उनसे जो इंस्पायर थे वो ही हम यूटिलाइज कर रहे थे, अपना नहीं था। तो अब जब से अपना स्टार्ट हुआ है तो फिर वो क्रिएटिविटी भी हो गई है, यानी वो जो बात उन्होंने की थी, हाँ वो बिल्कुल, हाँ जी, वो मैंने फोकस किया उस पर कि नहीं यार ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मैंने कैसे किया। हाँ जी, वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि एक खान साहब ने राग यूटिलाइज किया है, तो मैं भी समझाता हूँ आपको, बाजा आ जाता है, तो फिर उसमें से मैंने कंपोजिशन को अलग कैसे किया है। एक खान साहब की कंपोजिशन है, वही नोट है, वही राग है, उतने सुर का है। खान साहब की कंपोजिशन से मैंने फिर उसको अलहदा और एक यूनिकनेस उसमें कैसे की है। तो ये बड़ी एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं और समझने वाली हैं। ये एक थ्योरी है, ये एक बाकायदा जो म्यूज़िक है ये भी एक सब्जेक्ट है। तो मैं तो इसे यही कह सकता हूँ कि म्यूज़िक इज़ द काइंड ऑफ फिजिक्स। तो ये इसको देखने के लिए, इसको सोचने के लिए बंदे का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और जो बंदे कर रहे हैं वो भी फिजिक्स्ट है, यानी वो बड़े माहिर बंदे हैं और बड़ा टॉप का सिस्टम है ये। आप ये क्वालिफिकेशन क्या है? मैं सर थोड़ा सा ही पढ़ा हूँ, सिविल में इंजीनियरिंग की है, फिर एमएससी की है मेटाफिजिक्स में, और बस फिर इसी तरफ जैसे हजरत बाबा बुल्ले शाह फकीर हो गए थे, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि बस अपनी जो एक लौ है ये लग जाए अल्लाह के साथ, उसके प्यारे हबीब के सदके जो प्यार है एक वो आ जाए, दर्द आ जाए, लोगों को समझो, उनके दर्द को समझो। अच्छा, मेटाफिजिक्स में आपने किया, सिविल इंजीनियर है, तो आमतौर पर लोग जो है जब इस तरह कर लेते हैं तो डेफिनेटली कुछ सिंगिंग में भी आ जाते हैं, लेकिन लोग अपनी फील्ड को चुनाव करते हैं। वो कहते हैं यार इसमें पैसे ज़्यादा है तो मैं उधर चला जाऊँ। तो वो जिनको पैसों की ज़रूरत है वो चले जाते हैं, मुझे नहीं ज़रूरत है। आपने कॉलेज के दौर में आके ये कव्वाली सीखी थी, जी जी, तो उस वक्त तो डेफिनेटली आप एजुकेशन के जरिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, कव्वाली तो बाद का सिलसिला था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आपने एजुकेशन वगैरह उस लाइन को छोड़ के इसको बिल्कुल इस तरफ आ गए? जरिए मुआश, क्योंकि आप जब क्वालिफाइड होते हैं या किसी फील्ड में आप क्वालिफाइड हैं और आफ्टर क्वालिफाइड आप यही है कि यू मस्ट जॉइन अदर एक्टिविटीज़ एंड जॉब्स एंड सिस्टम्स, तो वो भी पैसे की एक ज़रूरत है, ज़रिया आमदन है और ज़रिया माश आपने कर, यानी आपका कोई ना कोई तो होगा। तो मैंने कहा कि चले उधर नहीं तो इधर से। वो $1000 जब था वो फिर मैंने अपनी सैलरी से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने कहा ये तो 5 माह की तनख्वाह है। मैंने कहा ये सही है, एक शो किया, चलो $1000 भी आए तो सबसे अच्छा है, फिर देन इससे बहुत ही अच्छा है। आप सिंगिंग जो है ये पैसे के लिए कर रहे हैं फिर?
पैसा तो सबको ज़रूरत है, इसकी सब बंदों को ज़रूरत है। हत्ता कि मैं इसमें एक बात कोट करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दीन का आगाज़ किया तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ी कि जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि भाई कौन है जो इस राह अल्लाह में अपना माल खर्च करेगा। चलिए वो तो मकसद और था। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सिंगिंग का मकसद होता है ना कि जी मैं साइंटिस्ट इसलिए बना कि मुझे पैसे चाहिए। तो कुछ लोग तो एजुकेशन हासिल इसलिए करते हैं कि अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छा, कुछ होता है कि उनके इनर साइड में वो चीज़ होती है, उनको वो क्रिएशन उनको यानी उनके ऊपर वो उतरती है और फिर यह कि उनका वो शौक होता है, उसके लिए वो पैसा मैटर नहीं कर रहा होता, पैसा तो आ ही जाता है साथ। हाँ, तो आ जाता है। जब आप अच्छे सिंगर और अच्छे आर्टिस्ट होंगे, आंखें बंद करके आप लौ में रहें तो सब कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, पैसा भी आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है। उसके लिए आपको वो क्या कहते हैं कि मेहनती होना चाहिए। कितनी कवालियाँ आपने अभी तक गाई? बहुत सारी गाई हैं जी कवालियाँ, यूट्यूब पे पड़ी हैं, और जो मेरे हिट आइटम्स हैं वो भी हैं। यूके में हिट हुआ, फिर ये आजकल वो टिकटॉक पे मोस्ट फेवरेट मेरा सॉन्ग जा रहा है सुन साइयाँ। अच्छा। और वो सुन साइयाँ इतना सारे लोगों ने बड़े मुझे कह लें कि वो मैसेज किए, व्हाट्सएप किए कि हमें देख के ये लगता था कि ये किसी यंगस्ट बंदे ने गाया है, यानी कि 22-23 राउंड अबाउट होगा जो जिसने। तो फिर वो मैंने बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरां मंगिया, सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरां मंगिया। ये बड़ा हिट हुआ, मिलियंस में ये गया। तो उसकी वजह से फिर मेरे शोज अच्छे होने लगे, पॉपुलरिटी में इजाफा हुआ, फिर इनकम में भी इजाफा हुआ। कितनी फिल्मों में गाया आपने? 2 में, पाकिस्तानी और इंडिया में। फिर मैंने परफॉर्म वो महेश भट्ट के साथ काम किया, फिर सलीम सुलेमान, फिर आर कोब्राव और फिर सचिन जिगर। और बैड लक ये है कि हमारे जो बहुत कंट्रीज हैं इनका कोई ना कोई ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपाइंग इश्यूज इनके होते ही रहते हैं, फिर इनकी भेंट चढ़ गए हम भी। आप भी चढ़ गए। हाँ। अच्छा, जो सिंगिंग मैंने आपसे फिल्मों की बात की, लाइव परफॉर्मेंस आपने कहाँ कहाँ की और जो यादगार परफॉर्मेंस है आपके ख्याल में वो कौन सी थी? यादगार ये कह दें कि आई विजिटेड टू मैनी कंट्रीज, तो मोस्ट मेमोरेबल कह लें या रिमेम्बरेबल वो मेरी इंडिया में थी। इंडिया में थी? हाँ जी, इंडिया में दिल्ली में सबसे बड़ा इंडिया का जो गोल्फ क्लब है, दिल्ली गोल्फ क्लब है, तो उसमें मुझे परफॉर्म 10,000 पीपल्स पार्टिसिपेटेड। अच्छा, वहाँ पे आपने परफॉर्म किया। और कवाली में किया? हाँ जी, कवाली में, सूफीज़म में। अच्छा, जब आपके पास आते हैं कोई फिल्म साज आते हैं या जो इंडिया जैसे आपने जिक्र किया, तो वो आके आपको क्या कहते हैं? आपको ऐसे कवाली चाहते हैं आपसे, या कहते हैं जी आप सिंगिंग करें कोई जैसे फिल्मी सॉन्ग? क्योंकि इंडिया की इंडस्ट्री की ये प्रेडिक्शन है कि मसरूर, यू आर द नॉट कवाल एंड यू आर द प्लेबैक सिंगर बेसिकली। फिर उन्होंने मुझे ये डिक्लेयर किया कि आप प्लेबैक सिंगर हो, आप इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करें। तो फिर मेरे सॉन्ग्स मैंने वो उसी जिस तरह को फिल्मी अंग होता है, जैसे रफ़ी साहब का, मुकेश साहब का, मेहदी हसन साहब का, या अहमद रुश्दी साहब थे, हैं जी। तो इस तरह वो फिर मेरा एक यूनिक वोकल जो था वो डिक्लेयर हुआ। तो अब मुझे ज़्यादा मज़ा जो कवालियों में भी आता है, क्योंकि बेसिक तो मेरी कवाली है, और खान साहब से भी मैंने कवाली सीखी। तो जिस तरह हमारे बड़े उस्ताद हैं, अब अल्लाह ताला उनको सही दे, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, तो बेसिकली कवाली सूफीज़म इज़ द मोस्ट फेवरेट म्यूज़िक। तो मैं तभी इसके साथ अटैच हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि कवाली और प्लस सिंगिंग, हमें प्लेबैक सिंगिंग परफॉर्म करके बताएं तो ज़रा ज़रूर हमें। वो मैं अभी बताता हूँ कि जैसे कवाली में एक कह लें कि आप पे वजहदारी होना चाहिए, या आप इन मेडिटेशन होने चाहिए,
तो एक सिस्टम है। तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए ये है कि आपको माइक पे खड़ा होके जो 2-3 लाइंस होती हैं तो आपको बड़े वो फीलिंग के साथ कहनी पड़ती हैं, जो जो वो वर्ड्स हैं उनकी फीलिंग्स के साथ आपको अटैच होना पड़ता है। यानी कवाली है कि जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे। ये कवाली में हम लाउड वोकल को ज्यादा यानी एनर्जेटिक वोकल उसे कहते हैं। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, दैट इज कॉल्ड हाई पिच। ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, छड़ दिता जे बोलना गलाउना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। ये कवाली है। ये एक सूफीज़्म इसे अच्छा, ये आवाज कहाँ से निकलती है? सीने से, पेट से? कुछ लोग कहते हैं जी पेट से भी आवाज निकलती है। नहीं, पेट से तो वो यानी उसका आप तो समझते हैं कि स्टोमिक में वो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है, वो तो वोकल तो लंग्स में से निकलती है। एक सीने से लंग्स जो हैं जहाँ एयर एंट्री होती है आपकी, वो असल में वो है। अच्छा। पेट से तो कुछ भी नहीं निकलता। पेट से आपको पता है कि आप खुराक खाएंगे तो पेट से कुछ भी नहीं निकलता, रोटी निकलती होगी। अच्छा, नहीं, मैंने एक बहुत बड़े पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल है, उन्होंने कहा जी आमतौर पे लोग नहीं समझते कि पेट से, लेकिन मैं उसकी स्ट्रेंथ अपनी आवाज की वहां से भी साथ लेता हूँ, क्योंकि एयर एंट्री जो एयर का फंक्शन है, जो सिस्टम है, वो यू बेटर देन मी कि वो लंग्स के साथ है। लंग्स के साथ। अच्छा, हम सॉन्ग की बात कर रहे थे, अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जैसे सॉन्ग मैंने अभी आपको सुनाया, दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया, दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिश कर तू दिल लगी की, सुन साइयां तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। प्लेबैक सिंगिंग में वोकल का सॉफ्ट और फीलफुल होना चाहिए। कव्वाली में उसकी जरूरत नहीं होती। कव्वाली में आपको एनर्जी की जरूरत होती है, एक बोल को रगड़ रगड़ के कहना है, ओ दिस दी कुल्ली सोने यार दीनी, ओ दिस दी, यानी आप टारगेट कर रहे हैं जो आपके ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, आप उनको टारगेट करके उनको दिखा रहे हैं, साथ में एक्ट भी कर रहे हैं, तो वो लाइव परफॉर्मेंस है। अच्छा, वैसे मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ, साबरी बरादरान और भी पाकिस्तान में 1-2 मशहूर कव्वाल और फिर नुसरत फतेह अली खान, सबको अगर मैं कहूँ कैटेगराइज कर लें तो कहाँ कहाँ रखते हैं सबको? सारे अच्छे हैं भाईजान, जिनका नाम हुआ है वो आपको पता है, जैसे वो अच्छे हैं तो उनका नाम हुआ है। आप कैटेगरीज में इसको ना डिवाइड करें, जिस तरह आइंस्टाइन है, जॉन अल्बर्ट है जी, स्टीफन हॉकिंग था, तो इनके भी अलग अलग कैटेगरीज नहीं, वो यानी टोटली वो बड़े जीनियस थे। तो ये भी सारे सिंगर जो जिन जिन के नाम हुए, अल्लाह ने जिन जिन का नाम किया है, तो सोच समझ के वो हमसे बेहतर जानता है। नुसरत फतेह अली खान को आपने अपने जैसे आपने कहा जी आपने तारीफ की अपने ऊपर, और बिल्कुल आपकी सारी जो अगर आपकी कव्वाली देखें तो उन्हीं की तरफ से आपको नजर आती है। सिंगिंग में भी आपने किसी को अपने ऊपर तारीफ किया? ना, सिंगिंग में मैंने अपने यानी आप कह लें कि खुद को डिक्लेयर किया है, एक्सपोज किया है खुद को कि मेरा जो वोकल है वो ये है। तो वो इंडिया में एक्सपेरिमेंट हुआ, जब उन्होंने वोकल मेरे को ट्रीट किया तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो प्लेबैक सिंगर हो, आप तो क्वाल नहीं हो, तो ये तो बड़ी बात है कि आप प्लेबैक सिंगर प्लस क्वाल है। तो फिर मेरी रगबत जो थी वो प्लेबैक सिंगिंग की तरफ से। प्लेबैक सिंगिंग में आपने वहां पे कोई सॉन्ग गाया वहां पर? हाँ जी, रिकॉर्ड करवाया? हाँ जी। कोई हूँ जैसे तू, लफ्जों के हसीन धागों में कहीं पिरो रहा था मैं तुझे हुजूर, दीवानगी इसे कहूँ या मेरा फतूर, कोई हूँ जैसे तू।
अच्छा, लेकिन फेवरेटिज्म की अगर बात करो तो इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत सारे हीरो ऐसे हैं जो अपने वालिदैन की वजह से, उनके किसी का फादर हीरो और बैकग्राउंड की वजह से चल रहे हैं, बैकग्राउंड की वजह से वो चल रहे तो हैं, डेट इज कॉल्ड फेवरेटिज्म। तो वो तो वहाँ पे भी बहुत है। कुछ भी नहीं है, वहाँ टैलेंट है, आप देखें। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन साहब के बेटे जो हैं वो इसलिए हैं कि उनके वालिद हैं, इसी तरह बहुत सारे बड़े एक्टिंग बड़े। में हम तो म्यूजिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, यानी म्यूजिक में आपको लगता है कि वहाँ फेवरेटिज्म नहीं है? नहीं, एक्टिंग में हो सकती है। एक्टिंग में हो सकती है, म्यूजिक में नहीं है। म्यूजिक में जो टैलेंटेड होगा वही आएगा। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा मसूद साहब, अभी आपने ब्रेक से पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर शायद सिंगिंग उस तरह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत बड़े नाम निकले। आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान, और आप अगर कवाली के अंदर देखें तो आज तक जो कवाल पाकिस्तान ने पैदा किए, इंडिया में वो पैदा ही नहीं हो सके। फिर उसके अलावा गज़ल गायकी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर गज़ल गायकी के अंदर जो लोग निकले वो भी आवाज़ें वहाँ नहीं हैं। फिर अगर मैं अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो राहत फ़तेह अली खान एक बड़ा नाम, इंडिया में भी गए, बहुत सारी रिकॉर्डिंग करवाई और बहुत ज़्यादा आगे उनका नाम वहाँ पे हुआ और लीडिंग में वो रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गुलूकार ऐसे हैं, आबदा हैं, रेशमा हैं, उनकी तो एक एक जो सिंगिंग वो कर रही हैं उसका तो अभी तक नेबुल बदल ही हमें वहाँ नज़र नहीं आता। तो पाकिस्तान ने सिंगिंग के अंदर जो नाम पैदा किए, इवन आज मैं आतिफ असलम की बात करूँ तो आपको वो उधर नज़र नहीं आते। ख़ासतौर पर सूफीज़म की जो आपने बात की, वो म्यूज़िक वहाँ पर है ही नहीं, और असल आवाज़ सिंगिंग तो यही है सारी। और जब हमें वहाँ वो चीज़ें नज़र नहीं आती, आपको वहाँ फिल्म इंडस्ट्री की सॉन्ग नज़र आते हैं, बस वो लाइट टोन वाले जो सही आवाज़ें हैं, जो सिंगिंग है, जो हर रंग की सिंगिंग है, जो आपको पाकिस्तान में नज़र आती है वो वहाँ नज़र ही नहीं आती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप पर्सनल इसको ना लें और म्यूज़िक के आप जुडिशियल थ्योरी में पहुँचे ज़रा, ठीक है ना। अब देखिए ना, नहीं, मैं जुडिशियल थ्योरी में नहीं पहुंचा। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि ये नाम है, आप उधर से कंपैरिजन नहीं, लता जी बहुत बड़ा नाम, आप देख आशा भोसले बहुत मैं अच्छा आपको नाम। बताता हूँ जी, आप अगर कैरियर का स्टार्टिंग आप देखें मैडम नूरजहां की, तो कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया? बम्बे से। आप देखें ना, मेहदी हसन साहब ने कहाँ से स्टार्ट किया? उनके बड़े नाइब जो भाई हैं, सॉरी, पंडित दास, जिनसे उन्होंने म्यूजिक सीखा, उन्होंने कहाँ से सीखा? वहां से सीखा जी। तो पंजाबी को इसलिए मैं इस बीच में बोल रहा हूँ जरा एक्सेंट इसका, ताकि पता चले। अब देखें, अगर राहत भाई अच्छे सिंगर हैं, वो तो है ही अच्छे। खान साहब का आप दम कलंदर ले लें तो वो कहाँ से लॉन्च हुआ? उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी थ्योरी देखें कि कहाँ से लॉन्च हुआ। पीटर गैब्रियल जो था, फिर माइकल ब्रूक्स के साथ काम किया उन्होंने, फिर उसके बाद पॉपुलरिटी हुई। आप सजाद अली भाई को देख लें, कितने बड़े सिंगर हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहाँ से स्टार्ट किया? मुगल आजम से, तो फिर उनका नाम हुआ। सिंगर अच्छे हैं, यहाँ जो फेवरेटिज्म है ना वो नहीं टूट रहा। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ की इंडस्ट्री चूंकि बड़ी है, तो जब यहाँ का वहाँ फेवरेटिज्म नहीं है, मैं डरता नहीं, वहाँ फेवरेटिज्म नहीं है, यहाँ फेवरेटिज्म है। अब ये देखें कि ड्रामे के सारे OST हो रहे हैं, वो राहत भाई हमारे उस्ताद जी कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो कमर्शियलिज्म के हवाले से भी देखते हैं कि जो आवाज़ लोगों के कानों तक पॉपुलर है वो ही सुनना चाहेंगे, ये भी अच्छी है। तो जो नए आने वाले सिंगर हैं वो कहाँ जाएंगे बताएं आप? अगर उनको चांस नहीं दिया जाएगा, जैसे मुझे ये OST में अब चांस मिला है बड़ी मुश्किल से, तो वो OST जो लॉन्च किया है उन्होंने, एक प्राइवेट चैनल, बहुत बड़ा चैनल है। तो इस तरह जो नए आने वाले जो हमारे लोग हैं, एक तो इंस्टीट्यूटेड नहीं है, इंस्टीट्यूटेड हो तो सीख कर आए, ऐसे इंस्टीट्यूट है ही नहीं है, ठीक है ना। तभी ये फेवरेटिज्म का एक जाल, एक माफिया जो है वो फैला हुआ है। अच्छा, इंस्टीट्यूशन की आपने बात की, पाकिस्तान के अंदर खेल ले लें या कोई भी शोबा ले लें, इंस्टीट्यूशन तो है नहीं। आप सिंगिंग कर लें, आप एक्टिंग कर लें, इवन आप स्पोर्ट्स के अंदर देखें, जो शोबिज से इंडस्ट्री से अटैच है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, आप क्रिकेट की बात भी करें तो वसीम अकरम किसी इंस्टीट्यूशन से नहीं आए हुए, वो ये समझे कि इसी तरह डिस्कवरीज होती है, इमरान खान, तो
तो पाकिस्तान के अंदर तो जो कल्चर रहा है वो इंस्टीट्यूशन वाला है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो नेचुरल टैलेंट ऊपर आया। नेचुरल टैलेंट, बिल्कुल तो सही। क्या आपको नहीं लगता कि नेचुरल जो खुद से आ जाता है वो ज्यादा बेहतर है, जरूरत ही नहीं है हमें इंस्टीट्यूशन की उस तरह? नहीं देखे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने गाना गाया या मैं आपको सुना रहा हूँ, तो नेचर को कैसे पता है कि राग भैरवी है, जो भी बंदे ने स्टार्ट किया है राग भैरवी का, दरबारी का, माल का, जो कौन मेघ है जी, जय जयवंती, खुमाज, गारा, फिर वो देश, ये कैसे जो बेसिक इनकी बेसिक्स हैं राग की, उनके बारे में पता होगा तो तभी आप ऊपर आएंगे ना। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर, इवन दुनिया के अंदर, और इवन अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक की असनाफ सामने आई हैं जिसके लिए जो क्लासिकल म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है। मसलन आपको रैप जिस तरह का हिट हो रहा है, और बहुत सारी और जो ऐसे आपको नौजवान मिलते हैं उन्हें पता ही नहीं होता क्लासिकल म्यूजिक क्या है, लेकिन फिर भी वो हिट है। आप फिर ये देखें ना, उन्हें हिट कौन सी एक्सटर्नल पावर्स कौन सी कर रही हैं। अगर जो को बंदा सीखा ही नहीं है तो उसको कोई ना कोई तो एडवर्टाइज कर रहे हैं ना भाईजान। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। फिर उनको फिर पूरे तरीके से सोशलाइज्ड कौन कर रहा है, या इट्स गेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट और किसी को पॉपुलर करने का और सारी चीजें हैं। कोई एक्सटर्नल आप कह लें को पावर्स होंगी जो इनको आगे लाती हैं। जदीद मौसीकी जो है, जदीद दौर जो है, इसके अंदर क्लासिकल म्यूजिक जो है, इसके बगैर लोग हिट हो रहे हैं, मशहूर भी हो रहे हैं। क्लासिकल म्यूजिक को जो लोग जानते हैं और समझते हैं और जो उसके मुताबिक गाते हैं, वो उनमें से चंद के अलावा कोई ज्यादा ऊपर नहीं आ सके। अभी आप ये बताएं कि कंप्यूटर की कुछ बेसिक फाउंडेशन समझने के लिए इंस्टीट्यूटेड होना पड़ता है, कि खुद से तो नहीं आ सकता ना ये। तो अगर वो सीख कर नहीं आए तो फिर उनको जो लोग ला रहे हैं एडवर्टाइज करके, फलां बिल बोर्ड्स पे नाम, पिक्चर्स, उनकी सारा कुछ। चलो मुझे एक पॉइंट बताएं, मैं आतिफ की बात करूंगा। जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक उस तरह सीखा होगा जैसे बाकी सिंगर्स सीखते हैं। लेकिन आतिफ इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन ऑफ गिटार, वो गिटारिस्ट है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक शायद उन्होंने उस तरह सीखा नहीं होगा। जब वो हिट भी हो रहे थे उस वक्त भी, जो उनका इब्तदाई दौर था उसके अंदर भी वो क्लासिकल का टच भी नजर नहीं आता। लेकिन उनको जैज का पता था, जैज का पता था उनको, फिर टेक्नो म्यूजिक का पता था। वो यानी वो बंदा ही वाज अवेयर्ड विद फॉरेन म्यूजिक, गिटारिस्ट था, उसको सब पता था। ये नहीं कि उसको पता नहीं था, वो सारा अगर आया है तो वो सीख के आया है। अगर मैं जो बाकी लोग हैं जैसे आतिफ भाई हैं, या आप कह लें कि जवाद भाई हैं, मोस्ट सीनियर जो है, तो एक कैटेगरी के हिसाब से फिर इनको कौन लाया? अगर ये इंफॉर्मेटेड विद क्लासिकल म्यूजिक नहीं है तो फिर एक्सटर्नल पावर्स कौन है? आप करें एक्सप्लेन मीडिया पे ये भाई इनको कौन, किन्होंने एडवर्टाइज किया है? रातों रात उठ के ये किस तरह स्टार बन गए हैं? अच्छा, जो आपने नुसरत फतेह अली खान साहब, उन्होंने फ्यूजन म्यूजिक बहुत किया, जो मगरिब का म्यूजिक है उसको मशरकी म्यूजिक से मिला के जो फ्यूजन पैदा किया, उसके बाद हमें लोग उस तरह नजर नहीं आ रहे। आप चूंकि उनको बिल्कुल उसी तरह गाते हैं, आपका स्टाइल वैसा है, आपके अंदर से वो नजर भी आते हैं, तो फ्यूजन म्यूजिक की तरफ आप गए या आपने कोशिश की? वो कोशिश कर रहे हैं भाई जान, अगर वो जाने देगा तो इंशाल्लाह जाएंगे। कोई धुन बनाई है आपने उस फ्यूजन? हाँ जी, बड़ी फर्स्ट क्लास कंपोजिशन में सुनाता हूँ। हारमोनियम वो आ जाता है गाड़ी से निकाल के, तो मैं आपको बताता हूँ सॉरी कि कंपोजिशन मैं कैसे तैयार करता हूँ। अगर खान साहब के लिरिक्स ये हैं या उनकी कंपोजिशन ये है, फिर मैंने उसको अलहदा कैसे करना है। लता जी की ये कंपोजिशन है, रफ़ी साहब की, मुकेश साहब की, किशोर साहब की, मन्ना डे की, हैं जी, हेमंत कुमार आपने सुना होगा, पंकज उदास सुना होगा, फिर सुरेश वाडीकर साहब हैं, हमारे मेहदी हसन साहब हैं, आमद रुश्दी साहब हैं जी, इस तरह फिर वो जवाद भाई हैं, अबरार भाई हैं, अली जफर भाई हैं, हजरत आतिफ भाई हैं। तो इनको सुन के फिर मैंने कंपोजिशन कैसे यूनिक पैदा करनी है, वो भी सुनते हैं। लेकिन इखलाक है हमारे इखलाक साहब, सॉरी, उनको किस लेवल पे आप देखते हैं? मैं तो उन्हें बहुत हाई लेवल पे देखता हूँ। वो बहुत सुरीले थे और प्लेबैक सिंगर थे, शरीफ आदमी थे, और अल्लाह ने उनको नाम भी दिया, अखलाक अहमद का बड़ा नाम है। अच्छा, चलें, अब मेरा ख्याल है हम हारमोनियम मंगवाते हैं और फिर आपसे वो फिर मैं टेक्निक्स आपको बताता हूँ कि असल में म्यूजिक की टेक्निक्स क्या हैं, गोरे कैसे यूटिलाइज राग को करते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम देखते हैं फिर क्या टेक्निक्स है जिसकी बात जो है इस वक्त मसरूफ साहब कर रहे हैं, और थोड़ा सा आप भी जानिए।
कभी प्यार ना विछड़े, किसे ना यार ना बिछड़े। ये हो गया राग खान साहब ने यूज किया। अब मैंने इस कंपोजिशन को देखा कि मैं कौन सा नोड यूज करूं जिससे मैं अलहदा हो जाऊं। यानी जैसे दुख रज रज दाता नु सुनाइए, मेले में बिछड़ जाना, दुख रज रज दाता नु सुनाइए। ये भी वही राग है जी, जिस तरह खान साहब ने ये यूज किया। फिर रब्बा कभी भी ना पहन बिछोड़े, सुन ला दुआ मेरिया, है जी। ये माइनर कॉर्ड मैंने रखा हुआ है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, ये कॉर्ड चेंज हो गया, राग चेंज हो गया। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या गए देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, मैंने पत्थर। तो अब मैंने कौन सा, उन्होंने खान साहब ने एक राग यूज किया है, सारे गा पगर गर सारे नी सा पानी रे सा, सारे गा पानी सारे नानी पगा रे गा पगा रे नी सा पानी सारे सा गा रे सा नी पानी पगा पानी सारे सा। खान साहब ने क्या कहा, ठीक है। अब मैंने कंपोजिशन बनानी है, तो मैं पहले राग को देखूंगा, फिर उसके बाद मैं नोड जो है वो चूज करूंगा कि मैं कौन से करूं। फिर मैंने किया ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖ ਨਾ ਵਖਾਇਆ, ਵੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖ ਨਾ ਵਖਾਇਆ, ਸਾਹ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ गई। तो वो मेरी कंपोजिशन अलग होगी। वहां से आपने सेपरेट कर लिया इसको, ठीक है, ठीक हो गया। नोट भी वही है, 7 सुर लगे हैं राग में, मैंने भी वो। यानी आप किस नोड को पकड़ते हैं कि आप यूनिक हो जाए, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें राग्स के कम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें आपको इस पे अबूर होना चाहिए। राग कितने, यानी आपको बहुत सारे राग याद होने चाहिए, फिर बहुत सारे ताल याद होने चाहिए। तो इस तरह ये एक सिस्टम है बड़ा। आपको कौन सा अपना गाना, सब हर सिंगर को अपना कोई गाना, वैसे तो उसकी अपनी प्रोडक्ट होती है, सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको कौन सा एक गाना या कुछ गाने या कोई कवाली जो आपको लगता है कि आपकी पसंदीदा या आपने बहुत अच्छी गाई? जी, वो मैं सुनाता हूँ। ये हमारे पाकिस्तान के बड़े नामवर राइटर हैं हमारे जनाब एहसन सादिक साहब। तो मैं ज़्यादा जो मेरी पोइट्री है वो मैं उनसे ही लेता हूँ। अज भी करके चेते तेनू अखा मेरिया बुक बुक रोइयां, सादक सजना कसम खुदा दी सानू हसिया मुद्दतां होइयां, रोंदे ने मेरे नैन माया वे बड़ी देर हो गई, रोंदे ने मेरे नैन माया वे बड़ी देर हो गई, तू खोले दिल दा चैन माया वे बड़ी देर हो गई। वो आए। तो ये पंजाबी है। अभी जो रिसेंटली मेरा वो OST एक प्राइवेट चैनल के लिए हुआ, वो भी पब्लिक ने इसको लाइक किया है। बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऑडियंस का कि जिन्होंने इस ड्रामे को देखा भी और इसको पसंद किया, फिर OST को सुना। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया,
साइया तेरे इश्क दिया खैरों मंगिया ओ वाह जी। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरों मंगिया। जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो हम मसूद साहब से मज़ीद कुछ बातें करेंगे और ये ख़ास बारीकियाँ जो मौसीकी की हैं जो आज ये हमें बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, इनसे इसी हवाले से मज़ीद जो है सिलसिला जो है हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं मसरूर साहब की तरफ। अच्छा मसरूर साहब, क्या मैंने आपसे प्रोग्राम में पहले भी बात की कि कैटेगराइज कर सकते हैं मुख्तलिफ गुलकारों को, तो आपने कहा कि हर कोई बंदा अपनी आवाज़ में यूनिक होता है जी, उसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते और म्यूज़िक के हवाले से उसका बैरियर भी कोई नहीं होता, वो इधर भी अच्छा गा सकता है पाकिस्तान में और उधर भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि जो सिंगर्स हैं जो मशहूर सिंगर है जैसे हमारी मैडम नूर जहाँ हैं, मेहंदी हसन है, इसी तरह उधर लता हैं और बाकी आशा जी हैं, उनको आपने कैसे समझा, उनके म्यूज़िक को, उनकी आवाज़ों को जो आपने कंसीव किया वो कैसे किया? वो इस तरह किया कि जो यूनिकनेस एक होती है वो उसको आप जज कर सकते हैं जो म्यूज़िक करने वाला है, ठीक है। तो इधर हमारे मैडम जी हैं, उनका भी कोई सानी नहीं है, उधर लता जी हैं, उनका भी कोई सानी नहीं है। तो हमें उनको बजाय कैटेगरी के हमें उनका स्कोर देखना चाहिए कि वो क्या है जो उन्होंने रकम की है। तो इस तरह जो न्यू कमर हैं जो उनसे इंस्पायर है लता जी से, मैडम जी से, तो वो जो इंस्पायर है वो थोड़ा सा इनका सहारा ज़रूर लें, फिर उसके बाद सेपरेट हो जाएं। जब उनको चांस मिले सिंगिंग के लिए या वो खुद गाएं तो वो अलहदा हो जाए। इसी तरह जब मैंने ये अभी आपको सॉन्ग सुनाया तो इसमें आपको एक अलहदा सी एक फील नज़र आई होगी, तो थोड़ा थोड़ा आप काम करते जाएं और अपना नाम बनाते जाएं इसी तरह। तो सारे ही अच्छे हैं जिन जिन ने जब आप सुनते हैं, मैं अगर कहूँ थोड़ा सा, तो आप जारी बात है आपने किसी को कंसीव करेंगे तो कुछ सीखेंगे ना। हाँ जी, ज़ाहिर सी बात, आवाज़ की किस पिच पे वो गा रहे हैं, उनकी वोकल कैसी है और वो कहाँ पे गा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सबके डिफरेंस को, तो किस तरह आप देखते हैं उनको? यानी मैं आपकी बात समझ गया कि हर एक सिंगर का एक वोकल कॉर्ड, उसका स्केल जो है वो अलग होता है। जैसे खान साहब का हाई पिच पे था और मेहंदी हसन साहब जो हमारे गज़ल गायक थे उनका बड़ा बेस पार्ट में था, यानी वो बेस में इसको कहते हैं कि वो गज़ल गाते थे। अब उनकी तरह नहीं को गा सकता, जैसे खान साहब हाई पिच पे थे तो मैडम जी हाई पिच पे हैं, लता जी हाई पिच पे हैं, तो जो मैडम आबदा जी हैं वो भी बहुत हाई पिच पे हैं। तो हर एक इनका हर एक का स्केल अलग था। अच्छा, वो स्केल यानी फॉर एग्जांपल के अब के हम बिछड़े बिछड़े, जैसे ये लो स्केल है। अब के हम बिछड़े तो शायद, जैसे ये ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इस जो ये कॉर्ड है या जो नोड है खान साहब का, मेहंदी हसन साहब का बेस पार्ट वाला, हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो उसमें उस्ताद गुलाम अली खान साहब आ जाते हैं। वो कैसे? चमकते चांद को तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा तारा बना डाला, लारा री रा रे। अब वो उनका जो पार्ट है वो अलहदा आ गया। अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो मैडम जी आ जाती हैं। रात फैली है तेरे, उनका स्केल अलहदा है, जिस तरह मेरा चन्ना जी का अलहदा है।
फिर महनाज मैडम हैं, उनका अलहदा था, फिर नहीद अख्तर साहबा। तो इस तरह हर एक बंदे का बोलने का एक जो स्केल है वो अलहदा है। जैसे आरिफ लोहार साहब है, उनका हाई पिच पे है, तो लाला मैं तो उनको ग्रेट आर्टिस्ट मानता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ। आला मैं जितना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ अताउल्लाह इसाक़ी साहब, हमारे जो सभी लाला जी कहते हैं। तो उनका सॉन्ग एक मुझे जब मैंने सुना तो उनके अंदर जो अल्लाह ने एबिलिटी पैदा की है, मैं क्या बताऊँ आपको कि वो कैसे यूटिलाइज है। ये इश्क भी अजीब है, कभी सच्चा कभी झूठा, दोनों तरफ मन मेरा मन तेरा झूठा, इश्क पाया जंजीरा सानू जुटे अब ये इनका एक पार्ट अलग है। तो आप जो भी आर्टिस्ट जो भी यानी एडवर्टाइज हुए हैं, जिनको पब्लिसिटी मिली है, तो वो कोई ना कोई तो ऐसी बात है ना भाईजान, यूनिकनेस है उनमें, तो तभी वो सारे आगे आए हैं। तो इसी तरह ये बेसिक फाउंडेशन है, जैसे कंप्यूटर में ये भी बेस है, तो इसको सीखना पड़ता है। क्लासिकल जो एक आप टिपिकल क्लासिकल है, उसके लिए आवाज़ का जो रियाज है वो होना चाहिए। जैसे मैं वो धीरे धीरे ताना दीन दीन ताना ना, धीरे धीरे ताना दीन दीन ताना ना, धीरे धीरे ताना दीन ताना, धीरे धीरे ताना दीन दीन ताना ना, धीरे धीरे ताना दीन दीन ताना ना, धीरे धीरे ताना दीन। तो इस तरह वो रियाज करना पड़ता है। यानी बड़ी किस्में है म्यूजिक की। आप कितने वक्त रियाज करते हैं? सर ये तो इतना बरीक काम है, आप गाते जाएं फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। ये इतना बरीक काम है। एक होता है ना रियाज का टाइम होता है जी, मैं 2 घंटे सुबह जब हम रियाज करते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। यानी जैसे वो कर रहे हैं कि इतनी लो पिच पे हम करते हैं कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, को पता भी ना चले। अच्छा, कभी होता है घर वाले भी कहते हैं जी बस करें जी, बड़ा हो गया रियाज? बड़ा जी, घर वाले खर्चे सुनाते नहीं वो। अच्छा, और रियाज वैसे ही खत्म हो जाता है? वैसे पता तो, लेकिन अपने रूम में बैठा रहता हूँ, उसको वो देखता रहता हूँ। अच्छा, ये जो होगी रियाज की, तो अब आप ना फ्यूचर जो है आप प्लेबैक सिंगिंग को देख रहे हैं या ऐसे कवाल देख रहे हैं? प्लेबैक, क्योंकि वो जो OST अभी मैंने आपको सुनसाइयाँ सुनाया, वो सभी लोगों ने मुझे यही एडवाइस किया है कि आप OSTs गाएं। कव्वाली तो मेरा पैशन है, इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता। और आप रिकॉर्डिंग में अपना वोकल यूज़ करें, और ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल है। अच्छा, नुसरत फतेह अली खान, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आपसे बड़ी मोहब्बत भी की और आप उनसे बहुत मिलते भी रहे। राहत फतेह अली खान साहब, उनसे कैसा राब्ता है? और कभी कभी इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ मिलके कुछ गाया? हाँ जी, नहीं मिलके तो नहीं गाया हम। मैं अपने उस्ताद जी के बाद, वो भी हमारे उस्ताद हैं जी, और उन्हीं के घराने से हमने ये फैज़ ले रहे हैं, बल्कि सारे ले रहे हैं। तो अभी तक उनके साथ गाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनके साथ परफॉर्म किया स्टेज पे। एक ही स्टेज पे हम। कौन से वाला गाना था? वो यही अपना OST मैंने गाया, उन्होंने बड़ी तारीफ की, अल्लाह उनको सेहत दे। अच्छा, हमारे वो सीनियर है और उस्ताद हैं। तो इसी तरह जब वो आपको चांस मिलेंगे तो इंशाल्लाह विन होते जाएंगे, तो फिर आगे आता जाएगा सब। अच्छा, गले को ठीक रखने के लिए क्या आपके पास टेक्निक्स हैं जी? गला ठीक है, सुना है कि सिंगर्स जो है वो बड़ा अपने गले का ध्यान रखते हैं, खाने पीने में भी एहतियात करते हैं, और फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते जिससे गला खराब हो जाए। ठंडी चीज़ से परहेज करते हैं, ठंडे पानी से, खट्टी चीज़ से, यानी जिससे बैक्टीरिया आप वो पैदा होते हैं, वो चीज़ें नहीं खाते। तो क्या आप खाते हैं? कुछ लोग तो बड़ा जी सुना मुरब्बन ग़िज़ाएं भी खाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं खाते, तो आप कहाँ पे फॉल करते हैं? ज़रा रियाज अच्छा होना चाहिए, जो मर्जी खाएं। आप जो मर्जी खाएं, कोई ऐसी ये ज़रूरी नहीं कि आप, कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपकी बॉडी को
अट्रैक्ट चीज़ें नहीं करती वो ना करें, ना करें। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे जी 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा। और माशाल्लाह 2 बेटे लॉ कर रहे हैं अच्छा। और एक बेटा फर्स्ट ईयर में है, यानी FSC में है। बेटी भी पढ़ रही है, बेटा भी माशाल्लाह पिछले सारे। दिनों में पता चला कि आपके कोई बेटे जो हैं वो क्रिकेटर भी हैं कुछ? हाँ जी, एक का दुआ करे, अल्लाह ने मौका दिया उसे, तो उसके लिए वो इंशाल्लाह खेलेगा जी। अच्छा, क्या अंडर नाम है 19 उसका? में मोहम्मद गफान। अच्छा, गफान जो है वो अंडर 19 खेल रहे हैं कि खेलेंगे? नहीं खेलेंगे इंशाल्लाह, सिलेक्शन हो गई है। सिलेक्शन की आपको उम्मीद है? तो सिंगिंग में बच्चों को लाए आप? हाँ जी, वो म्यूजिक भी करते हैं। वो बेसिकली दोनों भाई जो ला कर रहे हैं, साथ साथ वो गिटारिस्ट भी हैं और हारमोनियम में मास्टर भी है, फिर रिदम प्ले करता है और बड़ा यानी मल्टी टैलेंटेड है। और जो आपकी बेटी है? वो बेटी मेरी पढ़ रही है। उनको म्यूजिक में नहीं लाया? नहीं, कोई नहीं लाना, क्या वो शौक ही नहीं है उनको। एक होता है ना नेचुरल वॉइस भी हाँ होती है। हाँ, नहीं कुछ बाकी बच्चों की नहीं, सिर्फ 2 बेटों को जो है वो उनकी नेचुरल वॉइस ऐसी है कि आपको लगता है वो आगे निकलेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुनिया में सफर कहाँ कहाँ का किया? 24 कंट्रीज में गया हूँ मैं जी, और हर एक कंट्री की अलग हिस्ट्री है, अलग कल्चर है। सफर से क्या सीखा आपने? सफ़र से ये सीखा कि इंसान वैसे तो सफ़र में ही है, कहीं ना कहीं तो एंड हो जाने। इसी तरह सफ़र ख़त्म होते हुए देखा है मेरे सामने से। जिस तरह नॉर्वे में एक प्लेस है, वहाँ एंड हो जाता है। तो आपको लगता है सफर खत्म हो गया, ठीक हो गया? और इंस्पायर किससे हैं? किस हवाले से? म्यूजिक से तो आप हैं, उस्ताद जी से। उस्ताद जी से। वैसे आप किसी से इंस्पायर हैं? आज स्टीफन हॉकिंग उसकी माय वजह फेवरेट क्या? वो तो पर्सनैलिटी। साइंटिस्ट हैं और आप म्यूजिशियन हैं, या आप सिंगर हैं, या आप कव्वाल हैं, तो वो तो साइंटिस्ट हैं। नेचरिस्ट था वो। अच्छा जी, उनकी क्या बात है, क्यों आपसे मुतासिर क्यों? बस ये है कि वो जो रियलिटी को उन्होंने फील करवाया है यूनिवर्स को, तो मोस्ट ऑफ देम पीपल्स आर अनअवेयर्ड विद दैट रियलिटी। तो उनको पढ़ना चाहिए उसको। और आइंस्टाइन ही वाज द म्यूजिशियन एंड वायलिनिस्ट, आपको पता है। हैव यू एवर मेट विद हिम? या स्टीफन हॉकिंग? या क्या बातचीत हुई आपकी उनके साथ? वो थ्योरीज पे और एक्सपेरिमेंट्स पे हम बातें करते रहे। हालांकि मैं ये डिस्कशन नहीं करता किसी के साथ, मोस्ट सीक्रेट है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप सिंगर ना होते, कव्वाल ना होते, फिर आप क्या होते? साइंटिस्ट होता। यानी वो आपका पैशन है? पैशन है, जैसे मैंने बताया आपको, आप भी पढ़े हैं। साइंटिस्ट होता मैं और गैलेक्सी सीक्रेट्स को मैं एक्सपोज करता। यानी अपर स्पेस में आपका इंटरेस्ट है सारा और डीएनए पे। डीएनए पे आपका? आई हैव ए बिगेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए, जीन्स, हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स। अच्छा, वो आपकी असल में पैशन आपका वो है? हाँ जी। और मौसीकी भी? ग्रेविटेशनल पावर और रोटेशन। तो अच्छा, जहाँ पर आप जा ना सकें, या मसलन आप एक जगह पैशन है आपका और आप वो कर ना सकें, तो फिर बंदा फील करता है फिश आउट ऑफ वाटर। तो आपको ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन आपको म्यूजिक से मिल जाती है? कि बनना तो आप साइंटिस्ट चाहते थे, बना आप सिंगर गए, तो सेटिस्फेक्शन है अंदर के? ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी जगह पे हूँ जो मेरी फील्ड नहीं थी? असल में पता क्या होता है कि मैं एक आपको थोड़े से अशार सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे, और अगर ऑडियंस भी समझेंगे तो उनकी मेहरबानी है कि मैंने साइंस से अलहदगी क्यों इख्तियार की, क्यों फिर मैं इसमें यानी म्यूज़िक में आया। कोई बेसिक रीजंस होंगी इसकी, तो वो मैं अशार में आपको बताता हूँ कि बर्फ रुत में गुलाब देखता हूँ। वाह, बर्फ रुत में गुलाब देखता हूँ, हालांकि बर्फ रुत में होते ही नहीं, वो होते ही नहीं। बर्फ रुत में गुलाब देखता हूँ, जागते में भी ख्वाब देखता हूँ। वाह। जन्नतों की बशारतें पाकर दोज़खों के अजाब देखता हूँ। और ये जो सिचुएशन चल रही है ना कंट्री, पूरे यूनिवर्स में, कैसी बदसूरतों की ये बस्ती है, कैसी बदसूरतों की ये बस्ती है, सबके मुंह पे नकाब देखता हूँ।
तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि साइंस से मैंने क्यों, क्योंकि साइंस जो रियलिटी है। म्यूजिक से जब कभी फरागत होती है या किसी कामों से, तो फिर क्या आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, यानी डिफरेंट हिस्ट्रीज, इजिप्ट हो गया, फिर ग्रीक, और फिर स्पाइनिश, फिर इटालियन, और उनका रूल एंड रेजोल्यूशन क्या क्या थे। कितनी बुक्स पढ़ी हैं? राउंड अबाउट 350 पढ़ी है मैंने। सबसे पसंदीदा टॉपिक क्या था उसमें? मैंने एक स्टीफन हॉकिंग की बुक थी, बिग बैंग उसका नाम है, वो बड़ी फेवरेट है मेरी। बिग बैंग? बिग बैंग आपकी फेवरेट है? अच्छा, घर में खाना शाना खुद ही बना लेते हैं कि वो? नहीं, वाइफ बनाती है। अच्छा। और माशाल्लाह वही हर चीज़, ब्रेकफास्ट और लंच, इधर सारा सिस्टम वही करती हैं। उन्होंने सारा माशाल्लाह सिस्टम को एक मेंटेन किया हुआ है। अपने फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहते हो? फैंस ये हैं जी, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमें पसंद करें, इनकी मेहरबानी है ये। अगर हमें पसंद करेंगे तो हम आगे एडवर्टाइज्ड होंगे। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल प्रोग्राम का चूँकि हम एंड कर रहे हैं, तो मेरे पैगाम की बजाय आपके जो खूबसूरत से किसी गाने से हम इसका एंड करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पानी सारे नी सारे का पानी का पानी का पानी सारे सारे नी सा पानी का पानी का पानी नी सारे का पानी पानी। इस तो डांडा दुख ना कोई, इस तो डांडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। रोग ही जगदा मार मुकावे, सुख दा कोई साना आवे। दुख आवे ने दिल विच तेरे, चारों पासे दिसदे ने। दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। ओ यार जिन्हां दे होण जुदाइयां, उलझांदे ने वांग छुड़ाइयां। राजे वर्गे इश्क दे रोगी, तन पड़वा के मर गए जोगी। लख वारी एक रोग एक बार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े। वाह जी, बहुत शुक्रिया।